बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं जिम्बे को जो कि लूफी इन सबको कहानी सुना चुका था, और हम देखते हैं लूफी को जो कि इस कहानी को सुनते सुनते सो चुका था। हम देखते हैं जिम्बे को जो कि अभी भी नामी से कह रहा था कि जो कुछ भी उसके गांव के साथ हुआ था उसका जिम्मेदार खुद जिम्बे है। जिम्बे को लग रहा था कि जब भी आरलोंग कुछ भी गलत करेगा तो फिर उसके बारे में उसे सबसे पहले पता लगेगा, क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड है। सांजी अभी भी जिम्बे के ऊपर गुस्सा कर रहा था, लेकिन नामी उसे रोक देती है। नामी की नजर में अभी भी आरलोंग गलत है, लेकिन उसकी सजा वो जिम्बे को नहीं दे सकती। और एक और बात, जिम्बे लूफी का दोस्त है। नामी इस बात को मानती कि उसके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भी मानती है कि वो आज लूफी इन सबसे इसीलिए मिल पाई थी क्योंकि उसके लाइफ में वो सारी चीजें हुई थी। इसलिए नामी चाहती है कि जिम्बे उससे माफी ना मांगे। जिम्बे ये सारी चीजें देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए नामी को थैंक यू बोलता है, और जिम्बे को रोते हुए देख के फ्रैंकी भी इमोशनल हो जाता है। हम देखते हैं सांजी को जो कि बड़े प्यार से लूफी को जगा देता है, और हमें पता लगता है कि लूफी एकदम स्टार्टिंग से ही सो रहा था। खैर इन सब के बाद फाइनली जिम्बे रियोगो पैलेस के बारे में बात करना स्टार्ट करता है। जिम्बे हाची से पूछता है कि क्या उसे हॉडी जॉन्स के प्लान के बारे में पता है। हाची जो कि अभी भी फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में रहता था, वो हॉडी के बारे में बताता है कि आलोंग जितनी नफरत इंसानों से करता था उससे कई गुना ज्यादा हॉडी जॉन्स इंसानों से करता है। लेकिन एक बात उसे आलोंग से अलग बनाती है। आलोंग भले इंसानों से कितनी नफरत करता हो, लेकिन वो कभी भी अपने इंसानों को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हॉडी जॉन्स, उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। इस साल रेवरी होने वाली है और किंग नेपच्यून इस साल फिर से वहाँ पे क्वीन ओतोहिमे की मांग को रखने वाले हैं, यानी कि वो मांग जिसकी वजह से फिशमैन समुद्र के ऊपर रह पाएंगे। और हॉडी जॉन्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। हाची एक और बात बताने वाला था कि तभी हम देखते वहाँ पे एक ट्रांसपोंडर स्नेल वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हॉडी जॉन्स को वो पूरे फिशमैन आइलैंड पे अनाउंसमेंट कर रहा था। और यही वो पॉइंट था जब हमें पता लगता कि हॉडी जॉन्स का दूसरा प्लान था कि वो इस पूरे फिशमैन आइलैंड को तबाह कर दे, और इस फिशमैन आइलैंड को खत्म करने के बाद वो दोबारा से एक नया फिशमैन आइलैंड बनाएगा जिसका किंग वो खुद होगा। जितने भी फिशमैन इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं उन सभी को मरना होगा। और इस फिशमैन आइलैंड पे उस फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के वो सारे फिशमैन वहाँ पे आएंगे जिनके अंदर इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत है। हॉडी जॉन्स सभी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो सबसे पूछता है कि क्या उन लोगों ने क्वीन ओतोहिमे की मौत को नहीं देखा। अगर वो लोग अभी भी इंसानों पे भरोसा करते हैं तो फिर बदले में उन्हें बस धोखा ही मिलने वाला है। हम देखते हॉडी जॉन्स ने किंग नेपच्यून को अपना एक कैदी बना लिया है, और इस चीज को देख के वहाँ खड़े सभी लोग डर रहे थे। हॉडी जॉन्स सबसे कहते कि 3 घंटे बाद वो इस किंग को यहीं पे मारने वाला है। हॉडी जॉन्स के सामने वो बॉक्स भी पड़ा हुआ था जिसमें कि नेपच्यून ब्रदर्स ने सिग्नेचर्स को इकट्ठा करा था। हॉडी जॉन्स उनमें से एक पेपर को निकालता है और उसे ये चीज पता है कि अब उसके हाथ में वो पूरी लिस्ट आ चुकी है जिनको कि वो जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इस चीज को देख के बहुत सारे फिशमैन डर रहे थे। खैर हॉडी जॉन्स अब फाइनली स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर आता है। उसने जोरो, उसोप और ब्रूक को वहाँ पे पकड़ लिया था। हॉडी जॉन्स को इस बारे में पता है कि लूफी कहीं ना कहीं उसकी सारी बातों को सुन रहा होगा। हॉडी उससे कहता है कि जब तक किंग नेपच्यून को वो मार रहा होगा तब तक जोरो, उसोप और ब्रूक इस पानी में डूब चुके होंगे। हॉडी जॉन्स लूफी के ऊपर लगे 40 करोड़ के नाम पे हंस रहा था। वो लूफी को मार के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है कि आखिर इंसान कितने कमजोर होते हैं। हम देखते हॉडी जॉन्स का टेलीकास्ट हर जगह से बंद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते रॉबिन को, वो एक पॉनीग्लिफ के सामने खड़ी थी। रॉबिन को वो पॉनीग्लिफ बहुत ही अलग सा लग रहा था, जैसे कि वो एक लेटर हो या फिर वो इंसान किसी से माफी मांग रहा हो। रॉबिन को समझ नहीं आता कि आखिर जॉय बॉय किससे माफी मांग रहा है। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ द सी पे, जहाँ पे हम देखते हैं लूफी को जो कि इस बात से बहुत ही खुश हो रहा था कि उसके ऊपर लगा इनाम अब बढ़ चुका है। खैर नामी उसे मार के समझाते कि ये समय खुशी मनाने का नहीं है। खैर लूफी अब फाइनली लड़ने के लिए तैयार था। हम देखते हैं शिराहोशी को जो कि लूफी के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन हम देखते हैं हाची को जो कि दोनों को ही वहाँ पे रोकता है। वो बताते कि हॉडी को सिर्फ एक चीज से डर है और वो है शिराहोशी की पावर्स, क्योंकि वो नहीं चाहता
था कि जब वो फिशमैन आइलैंड को अपने मन जैसा बना चुका हो तब कोई वहाँ पे आके उसे तबाह कर दे। और शायद यही रीजन है कि उसने किंग नेपच्यून को एक हॉस्टेज बना रखा है ताकि शिराहोशी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। हॉडी शिराहोशी की पावर से इतना डरता है कि उसने वेंडर डेकन के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो शिराहोशी को निपटा सके। हम देखते हैं लूफी को जो कि शार्क से कह रहा था कि वो उसे रियुगु पैलेस तक लेके जाए, लेकिन जिम्बे उसे मना करता है। वो लूफी को हॉडी जॉन्स को मारने नहीं दे सकता और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक इंसान है। लूफी जिम्बे से कहता है अगर वो हॉडी जॉन से लड़ाई नहीं करता यहाँ के सारे लोग और उसका पूरा क्रू मारा जाएगा, और अगर जिम्बे को उसे रोकना ही है तो फिर वो लूफी से लड़ सकता है। जिम्बे भले ही इसके साथ काफी टाइम से हो, लेकिन अगर लूफी उसकी बात को नहीं मानता तो फिर जिम्बे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। खैर नामी दोनों की वहाँ पे रोक देती है। लूफी अभी भी शार्क से कह के वो रियुगु पैलेस में जाना चाहता था। खैर हम देखते हैं जिम्बे को जो कि लूफी को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लूफी दूर जाके गिरता है। लूफी अपनी जगह से खड़ा होता है और जिम्बे के ऊपर जेट स्टैम्प से हमला कर देता है। जिम्बे उससे पूछता है कि बस इतना ही, उन सारी ट्रेनिंग के बाद बस इतना ही। हम देखते हैं लूफी और जिम्बे एक दूसरे को पंच मारने वाले थे, जिनको रोकने के लिए रॉबिन उनके बीच में आ जाती है। खैर रॉबिन को बचाने के लिए सांजी उसे साइड करके उसकी जगह पे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों को ही बहुत गंदी चोट लगती है। जिम्बे लूफी को मना इसलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसानों के लिए फिशमैन्स के अंदर नफरत हो। फिशमैन्स की नजर में आलोंग लूफी इन सब की वजह से मरा था। सांजी जिम्बे को शांत करता है। सांजी को हाची की बातों से पता लग चुका था कि उसके ऊपर हॉडी जॉन्स ने हमला किया था क्योंकि हाची उसके खिलाफ गया था। सांजी कहता है कि वो लोग वहाँ पे बैठ के सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते। लूफी भी वहाँ से जाने को तैयार था। जिम्बे उन्हें अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा था, ये कह के कि वो खुद सब कुछ हैंडल कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियुगु पैलेस में, जहाँ पे हम देखते हैं ब्रूक को जो कि अपनी पावर से अपनी आत्मा को बाहर ला देता है और वो इसी हालत में स्टारफिश को ढूंढने वाला है ताकि वो जोरो, उसोप और ब्रूक की मदद कर पाए। खैर हमें पता लगता है कि ब्रूक एक दिन अपने हाथ जोड़े प्रेयर कर रहा था और उसी समय पे उसे अपनी इस पावर के बारे में पता लगा था। वो दीवार के आर पार जा पा रहा था और उसने इस पावर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पे किया होगा उसकी शक्ल बता रही है। खैर हम देखते हैं ब्रूक को जो कि फाइनली स्टारफिश को ढूंढ चुका था, लेकिन स्टारफिश उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर रहा था। सीन शिफ्ट होता है फिशमैन आइलैंड के बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे हम देखते हैं न्यू फिशमैन पायरेट्स के बंदों को जिन्हें वहाँ के लोगों ने बांध दिया था, लेकिन वो लोग इस हालत में ज्यादा देर नहीं रहते। उनका एक साथी सभी को एनर्जी स्टीरॉइड्स दे देता है। वो फिशमैन जिसका नाम था डोसन, उसके बॉडी का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो बड़े आराम से वहाँ पे आजाद हो जाता है। और आजाद होने के बाद ही वो पास में बड़े एक पहाड़ को बड़े आराम से तोड़ देता है। वो अपने साथी को भी आजाद कर देता है और वो लोग किसी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है ह्योजो पे जो कि बड़े आराम से सभी से निपट रहा था। ह्योजो एक बहुत ही बड़ा पियक्कड़ फिशमैन है जो कि पीने के बाद अपनी बीवी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। सीन शिफ्ट होता है जियो पे जिसके पास पावर थी कि वो अपना रंग बदल सकता है। कोई भी जियो को अपने एक्स से कंपेयर नहीं करेगा। अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को आराम से मार रहा था और हाँ 3 घंटे बाद किंग नेपच्यून को वहीं पे मारा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है इकारोस। इकारोस एक स्क्विड फिश है और वो अपनी पावर से किसी का भी सक कर सकता है। I mean, उस इंसान के अंदर जितना भी पानी है उसको वो सक कर सकता है। हाँ मतलब सस्ता क्रोकोडाइल, लेकिन वो सक करने के बाद लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता भी है। फाइनली हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि कुछ सी मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के किंग नेपच्यून के साथ नीचे आ रहा था और अब किंग की मौत सिर्फ 2 घंटे बाद होने वाली है। हम देखते हॉडी जॉन्स को जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर को फील कर पा रहा था और हाँ ये सब उसी टैबलेट की वजह से है। लेकिन अभी भी जोरो के वो हमले हॉडी जॉन्स को तड़पा रहे थे। हॉडी जॉन्स ने इतने सारे एनर्जी स्टीरॉइड्स को ले लिया था कि उसकी पूरी बॉडी बहुत ही
ज्यादा बदल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन वेंडेट डेकिन को, जिसने अपने आप को गंजा कर लिया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि शिराहोशी ने उसे रिजेक्ट करा था। वो शिराहोशी को जान से मारना चाहता है, लेकिन वो इस बात से चिढ़ा हुआ था कि जब भी वो शिराहोशी को मारने जा रहा था वो स्ट्रॉ हैट उसे बचा लेता है और इस चीज से बचने के लिए उसके दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आया है। खैर अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को, जिसने अकेले ही वहाँ खड़े बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया था। हम देखते हैं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे उसने किंग को खड़ा कर दिया था। वहाँ पे हम देखते हैं कैरेकन को, जो कि हॉडी जॉन्स के साथ था। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के बंदे उन सभी फिशमैन आइलैंड वाले लोगों पे हंस रहे थे, क्योंकि जल्दी ही वो लोग उन्हें मार के उनकी जगह पे रहने वाले हैं। हम देखते एक सैनिक को जिसके हाथ में बम था और वो बस सोच रहा था कि अगर वो मरने से पहले किसी एक इंसान को ही मार देता है तो फिर वो शांति से मर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को ब्लास्ट करता, हॉडी जॉन्स उसे बड़े आराम से निपटा देता है। वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है और इसे देख के हम लोग बोल सकते हैं कि आखिर हॉडी जॉन्स एनर्जी स्टीरॉइड्स को लेने के बाद कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हम देखते हैं नेपच्यून ब्रदर्स को, जो कि वहाँ पे पहुंच चुके हैं और जब वो लोग अपने पापा को इस हालत में देखते हैं वो लोग अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते और सीधे वो लोग उन सी मॉन्स्टर्स और हॉडी जॉन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग बड़े आराम से उन सी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों के अंदर उम्मीद जग रही थी। उनको लग रहा था कि नेपच्यून ब्रदर्स हॉडी जॉन्स और बाकी सबको हरा देंगे। हम देखते हैं बहुत सारे न्यू फिशमैन पायरेट्स के बंदे उनका सामना करने आ जाते हैं। उन लोगों ने भी एनर्जी स्टीरॉइड्स को लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग बड़े आराम से नेपच्यून ब्रदर्स को भी पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेगालो के ऊपर जिम्बे और शिराहोशी किंग नेपच्यून की तरफ जा रहे थे। जब वो लोग उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हॉडी जॉन्स ने बोला था, वो लोग वहाँ पे हैरान थे क्योंकि उनके सामने जो किंग खड़ा था वो बस एक नमूना था। सीन दोबारा शिफ्ट होता है हॉडी जॉन्स पे, जिसके साथी लोग उसे बोल रहे थे कि किंग और नेपच्यून ब्रदर्स को उनको अभी मार दे, उनको जला दे या फिर उनको बंदी बना लिया जाए। लेकिन हॉडी जॉन्स उन सभी को शांत करा देता है। हॉडी जॉन्स वेंडेट डेकिन के इंतजार कर रहा है कि आखिर कब वो शिराहोशी को खत्म कर देगा। उसने किंग और नेपच्यून ब्रदर्स को सिर्फ इसलिए पकड़ा है ताकि शिराहोशी उनको ढूंढते हुए यहाँ पे आए। इसी बीच वेंडेट डेकिन को मौका मिल जाए कि वो शिराहोशी को जान से मार दे। खैर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं शिराहोशी और जिम्बे वहाँ पे कैद होके आ जाते हैं और ऐसा तब हुआ था जब वो लोग उस किंग के नमूने के सामने जा रहे थे, तभी उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया था। हॉडी जॉन्स अब उनको अपने सामने देख के बहुत ही खुश था। हम देखते थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारे फिशमैन और बहुत सारे इंसान आ रहे थे और सभी के हाथों में हथियार था। वहाँ पे करीब 70,000 फिशमैन आ चुके थे और 30,000 इंसान, और ये सभी लोग उन फिशमैन को मारने के लिए तैयार थे जो कि इंसानों के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। हम देखते हॉडी जॉन्स को एक आवाज आती है और ये आवाज थी मैडम शार्ले की। वो उससे पूछती कि क्या वो जोश में अपना होश तो नहीं खो रहा। मैडम शार्ले यहाँ पे बताने आई है कि उसने फ्यूचर को देखा है और उसने अपने उस फ्यूचर में देखा था कि एक इंसान इस पूरे फिशमैन आइलैंड को तबाह करने वाला है। हॉडी जॉन्स को पता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। वो उससे पूछता है कि क्या वो इंसान वो खुद है, लेकिन जब मैडम शार्ले उसे मना करके कहती है कि वो इंसान स्ट्रॉ हैट लूफी है, और मैडम शार्ले का ये कहने का मतलब था कि हॉडी जॉन्स इस फिशमैन आइलैंड को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। हॉडी जॉन्स इस बात को सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में था और वो मैडम शार्ले के ऊपर हमला कर देता है। और इसी पॉइंट पे हमें एक खास बात पता लगती है कि मैडम शार्ले आलोंग की बहन है। हॉडी जॉन्स के नजर में अब आलोंग पायरेट्स की कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं बचा। हॉडी जॉन्स अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझ रहा था। उसने फिशमैन आइलैंड को तबाह करने की तैयारी 10 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि आज से 10 साल पहले ने क्वीन ओतोहिमे को मारा था। और इस बात को सुन के वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सभी की आंखों में हॉडी जॉन्स के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हॉडी जॉन्स ने ही वो पूरा प्लान करा था। लेकिन एक और खास बात हमें पता लगता है कि शिराहोशी को इस बारे में पहले से ही पता था। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन वेंडेट डेकिन पे। वो उस बड़े से शिप जिसका नाम नोआ था, फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ था, उसको वो टच करके मार कर लेता है, जिसका मतलब कि नोआ
जो कि खुद में ही आधे फिशमैन आइलैंड के बराबर है, वो अब शिराहोशी की तरफ निकल चुका है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है हॉडी जॉन्स पे, जो कि इस बात को सुन के हैरान था कि आखिर शिराहोशी को उसके बारे में कैसे पता। शिराहोशी बताती कि मैगलो ने, जो कि खुद नेपच्यून आर्मी का एक मेंबर था, उसने उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसको अपने आंखों से देख लिया था और वो मैगलो ही था जिसने शिराहोशी को सब कुछ सच बता दिया था। शिराहोशी ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि ऑफ कोर्स अगर किसी को भी सच्चाई के बारे में पता लग जाता वो लोग जरूर ही हॉडी जॉन्स को मार देते और क्वीन नहीं चाहती थी कि ऐसा कभी भी हो। वो नहीं चाहती थी कि लोग हॉडी जॉन्स से बदला ले। और वैसे भी नेपच्यून ब्रदर्स और शिराहोशी ने क्वीन से एक वादा किया था कि भले ही उन्हें किसी ने भी क्यों ना मारा हो वो लोग उस इंसान से कभी भी नफरत नहीं करेंगे। जिम्बे शिराहोशी से इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि भले ही क्वीन नहीं चाहती थी कि कोई भी उनका बदला ले, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान उस इंसान को माफ नहीं कर सकता जिसने कि उसके फैमिली मेंबर को मारा हो। खैर हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को, जो कि वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि शिराहोशी की इसी नासमझी की वजह से आज फिशमैन आइलैंड खत्म होने वाला है। हॉडी जॉन्स किंग और नेपच्यून ब्रदर्स पे शार्क एरो से हमला करता है और उनकी इस कमजोर हालत को देख के वो उन पे बहुत ही हंस रहा था। यहाँ तक कि वो लोग इतने हमले सह चुके थे कि वो लोग अपनी जगह पे खड़े भी नहीं हो पाते। वो सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के बंदे उनकी इस हालत को देख के हंस रहे थे। हम देखते बाकी फिशमैन आइलैंड के बंदे इस पूरे सिचुएशन को देख के बहुत ही परेशान थे। कुछ बच्चे मैडम शार्ली के पास आके ये पूछते कि आखिर वो स्ट्रॉ हेड वाला बंदा कब यहाँ पे आएगा। उन बच्चों को और सभी को पता है कि अगर वो स्ट्रॉ हेड वाला बंदा सभी को मारता है तो फिर ये सबके लिए बहुत ही बुरा होगा, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होगी कि हॉडी जॉन्स भी उस हमले में खत्म हो जाएगा। वो लोग किंग नेपच्यून को और इस हालत में नहीं देख सकते। हम देखते बाकी सारे फिशमैन्स को, वो सभी स्ट्रॉ हेड लूफी को बुला रहे थे। हॉडी जॉन्स उन सभी को देख के बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लूफी हॉडी को हरा सकता है। खैर हॉडी जॉन्स एक बहुत ही खतरनाक हमला किंग नेपच्यून के ऊपर करने जा रहा था। हम देखते शिराहोशी को, जो कि खुद लूफी को बुलाती है। वो चाहती कि लूफी उसके पापा को बचा ले और तभी हमें पता लगता है कि लूफी मैगलो के मुंह के अंदर बैठा हुआ था और वो बाहर आते के साथ ही हॉडी जॉन्स के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और हाँ, इस हमले का उसके ऊपर बहुत ही गंदा असर होता है। हम देखते लूफी के साथ साथ वहाँ पे नामी भी आ चुकी थी और हाँ, वो मिराज टेम्पो का यूज करके अपने आप को गायब कर चुकी थी, जिसके बाद वो उन सभी तालों की चाबी ले लेती है और उसका इस्तेमाल करके रॉबिन, किंग और नेपच्यून ब्रदर्स को आजाद कर देती है। हम देखते फ्रैंकी को, जो कि वहाँ पे सनी गो के साथ आ चुका था और आते के साथ ही वो गाओ के नाम के मूव को इस्तेमाल कर देता है। हम देखते हो भी वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि नेपच्यून और नेपच्यून ब्रदर्स को वहाँ से बचा लेती है। और उस शिप के साथ साथ हम देखते पूरा स्ट्रॉ हेड अब वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे फिशमैन्स के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि आखिर क्या वो इस आइलैंड को तबाह कर देंगे, आखिर क्यों उन्होंने रियुगो पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया था, आखिर क्यों उन्होंने शिराहोशी को किडनैप करा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लूफी इन सब उनके दोस्त हैं या फिर उनके दुश्मन। और इस चीज का आंसर देते हुए लूफी उनसे कहता है कि वो लोग खुद से ही इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लूफी एंड जिम्बे आपस में बहस कर रहे थे। जिम्बे नहीं चाहता था कि लूफी उतावला होके हॉडी से लड़ने जाए। अगर उसे हॉडी से लड़ना ही है तो फिर वो इस आइलैंड का हीरो बन के जाए, लेकिन लूफी को कभी हीरो बनना ही नहीं था और वो हीरो वाली बात को सुन के और भी गुस्सा हो जाता है। उसकी नजर में एक पायरेट और एक हीरो दोनों ही काफी अलग इंसान हैं। अगर एक जगह बहुत ही सारा मीट पड़ा होगा तो फिर हीरो उस मीट को बहुत सारे लोगों को बांट देगा और लूफी कभी भी किसी को अपना मीट नहीं देना चाहता। जिम्बे उससे कहते कि मैं तुझे बहुत सारा मीट खिलाऊंगा, बस तुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं कहूँगा। और लूफी इस बात को मना नहीं कर पाता और उनके बीच में एक डील हो जाता है। और इसके बाद जिम्बे सभी को पूरा प्लान समझा देता है, जिसके हिसाब से जिम्बे और शिराहोशी पहले खुद पकड़े जाएंगे और फिर लूफी उन्हें बचा के हीरो बन जाएगा। वो नामी को चाबी चुराने का काम दे देता है और रॉबिन को उस चाबी का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को आजाद करने का। और इस पूरे प्लान में सिर्फ मैगलो की फट रही थी क्योंकि उसे लूफी को अपने मुंह के अंदर काफी टाइम तक रखना
रखना होगा। जिम्बे जोरो, उसोप और ब्रूक को बचाने के बारे में कुछ भी प्लान नहीं बनाया था। वो ये काम खुद लूफी सब पे छोड़ देता है। खैर बैक इन प्रेजेंट हम देखते हॉडी जॉन्स के मुंह से खून आ रहा था। हम देखते बाकी न्यू फिशमैन पायरेट्स को। वो लूफी सब को डराने की कोशिश कर रहा था। खैर लूफी सब किसी पे भी ध्यान नहीं देते और वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे। जिम्बे अभी भी शिराओशी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। जिम्बे के हिसाब से एक दिन जरूरी ऐसा आएगा जब सब लोग एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देंगे। द फिशमैन और इंसानों के बीच में जो लड़ाई है, जो नफरत है, वो भी एक दिन जरूरी खत्म हो जाएगा। शिराओशी ये सारी बातें सुन के इमोशनल हो रही थी। खैर हम देखते हॉडी जॉन्स को जो कि दोबारा वहाँ पे आ चुका था। वो वेंडर डेकन को गाली दे रहा था क्योंकि वेंडर डेकन ने कहा था कि वो शिराओशी को जल्दी ही मार देगा। हॉडी जॉन्स को पहले समझ जाना चाहिए था जब जिम्बे ने खुद को इतने आराम से कैद होने दिया। हॉडी जॉन्स जिम्बे से बहुत ही गुस्सा था। जिम्बे जो कि खुद फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में पला बड़ा था, वो आज फिशमैन्स का बदला लेने की जगह पे इंसानों के साथ उसके खिलाफ खड़ा है। हॉडी जॉन्स की नजर में रेवरी एक बहुत ही बड़ा मौका है। वो मैरी जुआ पे जाके उन सभी इंसान किंग्स को मार देगा, जिसके बाद इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फिशमैन्स का राज होगा। वो सभी इंसानों को अपना गुलाम बना देगा। हॉडी जॉन्स अपने उस 1 लाख के क्रू को देख के बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। वो 1 लाख लोगों की आर्मी, वो लूफी सब जो कि गिनती में सिर्फ 10 हैं, उनको बड़े आराम से खत्म कर देंगे। खैर उसका ये सोचना ही बहुत ही गलत साबित हो जाता है जब वो पूरी आर्मी लूफी सब की तरफ बढ़ रही थी। लूफी अपने कलर ऑफ द सुप्रीम किंग हाकी का इस्तेमाल करता है और ऐसे ही बड़े आराम से आधे लोगों को वहीं पे बेहोश कर देता है। सांजी और जोरो इस चीज को देख के बहुत ही खुश थे। जोरो को तो लग रहा था कि लूफी को इतना तो आना ही चाहिए था ताकि वो हमारा कैप्टन कहला पाए। खैर हॉडी जॉन्स की इस चीज को देख के बहुत ही गंदी फट चुकी थी। लूफी जिसका सपना है किंग ऑफ द पायरेट बनना, वो गियर 3 का इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल करके वो और भी बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है। जोरो, सांजी और बाकी सब भी अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके वो लोग बहुत सारे बंदों को निपटा देते हैं। वो सब लोग एक के बाद एक करके सभी लोगों को मार रहे थे। सब लोग अपनी पूरी जान से लड़ रहे थे, इतना कि उनका कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था। वो लोग इतने ज्यादा ओवर पावर कर रहे थे कि हॉडी जॉन्स को कैराकन को बुलाना पड़ा। वो कैराकन को ऑर्डर देता है कि वो लूफी इन सबको मार दे। वहाँ खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि भले ही लूफी इन सब कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो लोग कैराकन का सामना नहीं कर सकते। हॉडी जॉन्स कैराकन को नॉर्थ पोल से लाया था और वो उसे अपना एक स्लेव मानता है। खैर कैराकन इससे पहले कि किसी पे हमला करता, उसकी नजर लूफी के ऊपर जा चुकी थी और जो कैराकन हॉडी जॉन्स के लिए कैराकन था, वही लूफी के लिए शुरू में था। बस फर्क इतना था कि हॉडी जॉन्स उसे अपना एक स्लेव मानता था और लूफी उसे अपना एक दोस्त। और शायद ये वही रीजन था कि कैराकन लूफी इन सबके साथ हो जाता है और वो हॉडी जॉन्स के साथियों पे हमला कर देता है। लूफी शिराओशी को सुरुमे के हाथ में छोड़ देता है। हम देखते न्यू फिशमैन पायरेट का ये बंदा कटर कुकी नाम के मूव को इस्तेमाल करके जमीन के अंदर रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि वो इस हमले से फ्रैंकी की एक मशीन को जमीन के अंदर डाल देता है। फ्रैंकी जो कि दूसरे मशीन को चला रहा था, वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पे क्या हुआ। वो सामने पड़े गड्ढे को भी नहीं देखता और वो उस मशीन के साथ दोबारा उसी गड्ढे में गिर जाता है। फ्रैंकी जो कि इस चीज से बहुत ही गुस्सा होता है, वो नामी, चॉपर, उसो और पापागू को वहाँ से ऊपर फेंक देता है। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि फ्रैंकी ने ऐसा क्यों किया। और तभी हम देखते पावर रेंजर्स को, फ्रैंकी के इस न्यू इन्वेंशन को जिसका नाम है जनरल फ्रैंकी। और ये उसने वेगापंक के ब्लूप्रिंट को देख के उन 2 सालों के अंदर बनाया था। खैर जनरल फ्रैंकी को देख के लूफी, चॉपर और उसो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जनरल फ्रैंकी अगेन बहुत सारे लोगों को बड़े आराम से निपटा रहा था
और फ्रैंकी एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक हमले कर रहा था। और हाँ, फ्रैंकी हमले कर रहा था, बट स्टिल जनरल फ्रैंकी बहुत ही खतरनाक था। हम देखते नामी और उसोप भी बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। फिशमैन आइलैंड के सारे लोग इस लड़ाई को देख रहे थे और वो सभी लोग लूफी इन सबको सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट से याद आया गाइस, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो फिर प्लीज सपोर्ट करो मुझे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस पूरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। ये यूट्यूब का एक न्यू फीचर है और अगर तुम ये सब कुछ भी नहीं करते तो फिर प्लीज एक कमेंट कर देना, क्योंकि आई लाइक रीडिंग योर कमेंट्स गाइस। लव यू सो मच। इतना प्यार काश तुम्हारी एक्स ने तुम्हें किया होता। खैर, मजाक से हटके गाइस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि वीडियो बनाने से ज्यादा टाइम खुद को मोटिवेट करने में लगता है। खैर, ज्यादा सेंटी नहीं करता, लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो। हम देखते डारुमा को जो कि अभी भी जमीन में होल्ड कर रहा था, लेकिन तभी उसे फील होता कि कोई और भी जमीन को खोद रहा है। और हाँ, उसका ये शक सही था। उसको चॉपर जमीन से हवा में उछाल देता है और चॉपर का ये हॉर्न पॉइंट वो बिना रंबल वॉल के अब कर पा रहा था। खैर, अब चॉपर का मुकाबला डारुमा से होने वाला है। हम देखते हॉडी जॉन्स को जो कि सुरुमे को ऑर्डर दे रहा था कि वो शिराहोशी को खत्म कर दे। जॉन्स को पता है कि उसका भाई नॉर्थ पोल में कहाँ पे है, हॉडी उसे कभी भी मार सकता है। खैर, सुरुमे इस वार्निंग को सुनने के बाद थोड़ा डर जाता है और वो शिराहोशी को दबाना स्टार्ट कर देता है। खैर, लूफी सुरुमे को विश्वास दिलाता है कि वो उसके भाई को ये बचा लेगा। देखते लूफी को वो हॉडी जॉन्स की तरफ जा रहा था। उसके सामने दो न्यू फिशमैन पायरेट्स के बंदे उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन लूफी को उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जोरो और सांजी उन्हें ठिकाने लगा चुके थे, जिसके बाद सीधे लूफी हॉडी जॉन्स को एक किक मारता है। लूफी इस समय तक गुस्से से पूरा भर चुका था। हम देखते नोआ को जिसे कि अब पूरा फिशमैन आइलैंड देख पा रहा था, और जब किंग इस चीज को देखता है वो इसे देख के बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि नोआ को अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए जब तक वो खास दिन नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हॉडी जॉन्स को जो कि दोबारा से लूफी के सामने आ चुका था और वो इस बार लूफी के ऊपर फिशमैन कराटे का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका असर लूफी के ऊपर नहीं होता। उल्टा वो अपने सर पे आर्मेंट हाकी को इस्तेमाल करके उल्टा वो हॉडी जॉन्स की तरफ हमला कर देता है। खैर, हॉडी जॉन्स को बचाने के लिए कुछ फिशमैन उस हमले के सामने आ जाते हैं। हम देखते हॉडी जॉन्स को वो फिर से लूफी के ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, लेकिन लूफी बड़े आराम से उसे मारे जा रहा था। वो लूफी के ऊपर मल्टीपल शार्क एरो का इस्तेमाल करता है, लेकिन लूफी अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करके उन सभी से आराम से बच जाता है और फिर से आर्मेंट हाकी का इस्तेमाल करके वो हॉडी जॉन्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। हॉडी जॉन्स वहाँ से उड़ चुका था, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम उनके सामने आ चुकी थी। उन्हें जमीन पे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वहाँ पे ये अचानक से क्या हो रहा है। खैर, जब वही लोग ऊपर देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि नोआ अब फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर रहा था। नोआ फिशमैन आइलैंड को कवर करने वाले प्रोटेक्टिव लेयर को तबाह करने वाला था, और अगर वो खराब होता है तो फिर इससे पहले कि नोआ जमीन को छुए सी प्रेशर ही पूरे फिशमैन आइलैंड को खत्म कर देगा। हम देखते उस शिप के साथ ही वदात्सुमी नीचे गिर रहा था, और तभी हमें पता लगता है कि उस शिप के ऊपर वेंडर डेकन पड़ा हुआ था। हम देखते हॉडी जॉन्स को जिसको इस चीज के बारे में पहले पता नहीं था, यहाँ तक कि शिप को क्रैश कराना भी उनके प्लान का पार्ट नहीं था। खैर, हमें पता लगता है कि वेंडर डेकन अगर वो एक बार किसी सामान को टारगेट की तरफ भेज देता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट बिना उस टारगेट को हिट किए हुए रुकता नहीं है। हम देखते हैं शिराहोशी को जो कि खुद उस शिप के पास जाने लगती है। उसे इस बात का पता है कि वही इस शिप की टारगेट है। शिराहोशी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो। हॉडी जॉन्स इस चीज को देख के ऑलरेडी गुस्सा था, क्योंकि वेंडर डेकन ने ऐसा करके उसके साथ गद्दारी की है। वेंडर डेकन को शिराहोशी और भी अच्छी लग रही थी। खैर, फिर भी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, ये कह के कि भले वो आज यहाँ पे मर जाएगी लेकिन वो उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। वो हमला शिराहोशी को लगता भी है। लूफी जो कि अभी नीचे था वो शिराहोशी की मदद नहीं कर पाता। खैर, उस हमले के बाद लूफी सांजी की मदद से उस शिप
शिप की तरफ चला जाता है। हम देखते हॉडी जॉन्स को, वो भी शिप के एंकर पे चढ़ चुका था। उसके मन में वेंडे डेकन के लिए नफरत भर चुकी थी। शिराओशी अभी भी आइलैंड के बाहर जा रही थी ताकि वो फिशमैन आइलैंड को बचा सके। हम देखते लूफी को, वो भी उस चेन के ऊपर आ चुका था। हम देखते फिशमैन आइलैंड के लोग उस शिप को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कम से कम शिराओशी को इस आइलैंड से बाहर जाने का टाइम मिल जाए। खैर हम देखते हॉडी जॉन्स को, वो उन सभी लोगों के ऊपर शार्क एरो से हमला कर देता है। खैर हम देखते शिराओशी फाइनली फिशमैन आइलैंड से बाहर निकल चुकी थी और अब नोआ भी उसके पीछे जा रहा था। लूफी खुद को एयर बबल में डाल लेता है, लेकिन हम देखते हॉडी जॉन्स को, जो कि अब लूफी के पीछे खड़ा था। सीन शिफ्ट होता है वेंडे डेकन पे। हम देखते वो शिराओशी को कांग्रेचुलेशन बोल रहा था कि वो अब उस शेल टावर से आजाद हो चुकी है। खैर हम देखते वेंडे डेकन को, वो शिराओशी के ऊपर हमला कर देता है। खैर इससे पहले कि वो हमले शिराओशी को लग पाते, हम देखते नेपच्यून ब्रदर्स को, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और इस बार वो लोग वेंडे डेकन को माफ नहीं करने वाले। वो लोग नहीं चाहते कि नोआ को कुछ भी डैमेज हो। हम देखते नोआ एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसके बाद फुकाबोशी और मामबोशी शिराओशी को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो नोआ को और भी ज्यादा डैमेज हो सकता है। हम देखते हैं फुकाबोशी को, वो लूफी को अपने ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को, जो कि शार्क स्लाइसर नाम के मूव से उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैसे भी फुकाबोशी और लूफी उस हमले से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन वो हमला अपने आप में बहुत खतरनाक था। खैर हम देखते हैं लूफी को, जो कि उस शिप के डेक पे जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे किसी से भी लड़ना थोड़ा सा आसान होता। लेकिन इससे पहले कि लूफी ऊपर जाता, हम देखते हैं हॉडी जॉन्स उस शिप के ऊपर जाता है और वो जाते के साथ ही सबसे पहले वेंडे डेकन को खत्म करता है। और ऐसा ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि उसने हॉडी के साथ गद्दारी करी थी। खैर हॉडी जॉन्स को भी नहीं पता कि वेंडे डेकन के मरने के बाद इस शिप का आखिर क्या होगा। खैर अगर वेंडे डेकन अभी यहाँ पे मरता है तो ये शिप, जो कि शिराओशी को फॉलो कर रही है, वो सीधे नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी। हम देखते हैं वेंडे डेकन को, वो पलट के हॉडी जॉन्स के ऊपर हमला करता है। हॉडी जॉन्स उसके पैर को काटता है और बड़े आराम से उसको एक और हमले के साथ खत्म कर देता है। हॉडी जॉन्स इससे पहले कि वो नोआ फिशमैन आइलैंड के ऊपर गिरे, वो शिराओशी को पहले ही मार देना चाहता है, जा रहा था, लेकिन उसके सामने जब मामबोशी और फुकाबोशी उसका सामना करने के लिए आते हैं, हॉडी जॉन्स उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। वो शिराओशी के पास पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हम देखते हैं लूफी का हाथ हॉडी जॉन्स को लगता है, जिसकी वजह से उसे शिराओशी को छोड़ना पड़ता है। हॉडी जॉन्स को लगता था कि इस समुद्र के अंदर वही सबसे ज्यादा ताकतवर है और इंसान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन लूफी पूरी तरीके से तैयार था अपने उन साथियों को बचाने के लिए, जिसके लिए उसने 2 सालों तक ट्रेनिंग करी थी। सीन शिफ्ट होता है फिशमैन आइलैंड पे, जहाँ पे वदात्सुमी रो रहा था क्योंकि वेंडे डेकन ने उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था। खैर जियो उसको थोड़ा चीयर अप करता है और उसे झूठ बोल के उससे कहता है कि वेंडे डेकन ने इस पूरे जगह की जिम्मेदारी उसके कंधों पे छोड़ दी थी और वैसे भी वो नहीं चाहता था कि नोआ इस फिशमैन आइलैंड से टकराए। वदात्सुमी अपने उस रोने वाले फेस से बाहर आता है और वो कैराकेन को एक पंच मारता है। वदात्सुमी उसके ऊपर एक और हमला करने जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं जिम्बे को, वो उसके उस हमले को साइड कर देता है, जिसके बाद वदात्सुमी पीछे अपने साथी के ऊपर गिर जाता है। वदात्सुमी की वजह से नामी को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी। खैर सांजी उसका हिसाब किताब बराबर कर लेता है और ऐसे ही वदात्सुमी का ओपोनेंट अब सांजी और जिम्बे बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्योजो को, जो कि लोगों को आराम से मार रहा था। उसकी नजर रॉबिन के ऊपर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जोरो वहाँ पे आके उसे संभाल लेता है। ह्योजो का ओपोनेंट खुद जोरो है। हम देखते हैं नामी को, जो कि ब्लैक बॉल नाम के मूव को इस्तेमाल कर रही थी। वो उन डार्क क्लाउड्स का इस्तेमाल करके लोगों को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। देखते इकारोस और जियो इस चीज को देख के सोच रहे थे कि शायद नामी ही इस पूरे गैंग की लीडर है, क्योंकि उसको चोट लगने के बाद ही वो इंसान वदात्सुमी को मार रहा था। इकारोस और जियो नामी की तरफ भागते हैं। जियो खुद को कैमोफ्लेज करके नामी के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद इकारोस उसके ऊपर भालों से हमला करने वाला था। खैर इससे पहले कि वो कुछ
ऐसा कर पाता। हम देखते ब्रूक उन हमलों के सामने आ जाता है। इकारोस ब्रूक को शक करने वाला था, खैर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ब्रूक के अंदर कुछ है ही नहीं। हम देखते जनरल फ्रैंकी वहाँ पे आता है और इकारोस को बहुत गंदी तरीके से मारता है और अब इकारोस का मुकाबला जनरल फ्रैंकी से होने वाला है। नामी को बचाते वक्त ब्रूक का पैर जियो के ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से जियो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब जियो का सामना खुद ब्रूक करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि जमीन के नीचे जा रहे थे और ये सब दारुमा कर रहा था। हम देखते उस शॉप के पीछे डॉसन अपने हथौड़े से उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं चॉपर को वो जमीन से बाहर आके डॉसन को अपने हॉर्न से मार देता है और जिस गड्ढे से चॉपर बाहर आया था उसके अंदर उसोप स्कल बॉम्ब ग्रास नाम के एक बॉल को उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और डारुमा को वहाँ से बाहर आना पड़ता है। डारुमा का मुकाबला अब उसोप से होने वाला था, वहीं चॉपर का डॉसन से। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोरो को जो कि ह्यूजो के हर हमले को बड़े आराम से रोक रहा था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है हॉडी जॉन्स पे जो कि शार्क स्लाइसर को रियूबॉशी के ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद हॉडी शिराओशी की तरफ जा रहा था लेकिन लूफी उसे बड़े आराम से रोक लेता है। हम देखते हैं वेंडर डेकन को जो कि अभी भी थोड़ा जिंदा था और जब तक वेंडर डेकन अपना होश नहीं खोता शिप शिराओशी को फॉलो करने वाली है। शिराओशी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो नोआ का दूर ले जा सके, लेकिन वेंडर डेकन अब तक बेहोश हो चुका था और अब नोआ फिशमैन आइलैंड के ऊपर गिरना स्टार्ट कर चुकी है। हम देखते हैं फुकाबोशी को, वो किसी भी तरह नोआ को बचाने के लिए आगे जा रहा था क्योंकि किंग नेपच्यून ने उसे बताया था कि नोआ को बचाना उनकी जिम्मेदारी है ताकि वो लोग उस वादे को पूरा कर पाए जो कि उन्होंने सदियों पहले उस महान इंसान से करा था। नोआ को रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन लूफी उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही प्लान आ रहा था कि इससे पहले कि नोआ फिशमैन आइलैंड को हिट करे वो पहले ही उसे खत्म कर देगा। खैर फुकाबोशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, उसे लग रहा था कि वेंडर डेकन शायद अभी भी जिंदा होगा, उन्हें बस वेंडर डेकन के होश में आने तक का इंतजार करना है। हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि सी ड्रम नाम के मूव को मामबोशी के ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिसका असर उसके ऊपर काफी गंदा होता है। हम देखते हैं लूफी को, वो अपने हाथ को स्ट्रेच करके हॉडी जॉन्स को पकड़ता है, लेकिन इसका असर लूफी उसके तरफ जाने वाला था, लेकिन हॉडी जॉन्स उसके पास आके उसके कंधे को वहीं पे काट लेता है, जिसके बाद वो उसे शिप की तरफ फेंक देता है। हॉडी जॉन्स के दांत भी सेम आलम की तरह बाहर निकल सकते थे और दोबारा जम जाते थे। फुकाबोशी हॉडी के ऊपर अल्ट्रा मरीन नाम के मूव को इस्तेमाल करता है, लेकिन हॉडी जॉन्स उसे इजीली ओवरपावर कर लेता है। फुकाबोशी उसे पकड़ के पूछता कि आखिर वो है कौन, आखिर उसके अंदर इतनी नफरत क्यों है, और वो नफरत इस लेवल की कि उसे फिशमैन आइलैंड के लोगों से भी फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता है, आखिर उसके लाइफ में ऐसा हुआ क्या है। हॉडी जॉन्स वहाँ पे थोड़ा शांत होता है, लेकिन वो फिर से फुकाबोशी में शार्क एरो से हमला कर देता है। फुकाबोशी को अब तक समझ आ चुका था कि वो खुद हॉडी को नहीं हरा सकता और इसीलिए वो अपनी सारी उम्मीदें लूफी के ऊपर लगा देता है। फुकाबोशी लूफी के कहने पे अपने साथियों से कह के उस नोआ को एक एयर बबल के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से लूफी उसके अंदर बिना किसी चीज की फिक्र करे हॉडी से लड़ सकता था। लेकिन इससे पहले कि लूफी वहाँ पे जाता, हॉडी जॉन फिर से उसके ऊपर शार्क स्लाइस नाम के मूव को इस्तेमाल कर देता है, लेकिन लूफी इस पर तैयार था और वो उसे एक पंच मार के दूर कर देता है। हम देखते हैं फिशमैन आइलैंड पे मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट वहाँ के सभी लोगों से कहते कि वो लोग अब फिशमैन आइलैंड को छोड़ के भाग जाएं ताकि कम से कम वो लोग अपनी जान को बचा पाए। हम देखते किंग नेपच्यून को, जिसको बहुत ही चोटें आ रखी हैं, जिन्हें मिनिस्टर्स कह रहे थे कि वो भी अब इस आइलैंड को छोड़ के जा सकते हैं, पहले शिराओशी का वेट करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं न्यू फिशमैन पायरेट्स को जो कि अपने स्ट्रॉ हैट से लड़ रहे थे। कैराकेन और बहुत सारे सी बीस वहाँ पे बेहोश हो चुके थे। हम देखते एक मिनिस्टर को जो कि सभी सोल्जर को ऑर्डर दे देता है कि वो लोग लूफी इन सबका साथ दे। वो मिनिस्टर बाकी सारे नॉर्मल लोगों को
इस फिशमैन आइलैंड से जाने के लिए बोल रहा था। देखते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे आगे आते हैं और वो लोग यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। वो लोग ये देख के खुश थे कि कुछ इंसान उनकी मदद करना चाहते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बड़े लोगों को जो कि खुद भी इस आइलैंड को छोड़ के जाने से मना कर रहे थे और एक पॉइंट के बाद वो मिनिस्टर सभी से कहते कि अगर उन्हें यहाँ से जाना है तो जा सकते हैं और अगर उन्हें यहाँ पे रुकना है तो वो लोग अपने रिस्क पे यहाँ पे रुक सकते हैं। हमें एक अजीब से कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्लेव्स के ऊपर चढ़ के आगे आ रहा था। खैर हम देखते हैं वदात्सुमी को जो कि बहुत सारे सोल्जर्स को आराम से टैकल कर रहा था। वदात्सुमी अपने आप को और भी बड़ा करते जा रहा था। वो इसको भी नहीं देखता कि वो अपने बंदों को अपने नीचे कुचले जा रहा था। हम देखते हैं इकारोस फ्रैंकी के ऊपर हमला कर रहा था लेकिन फ्रैंकी उसके ऊपर फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल कर देता है। चॉपर को ये बड़ा कूल लग रहा था बट जब उसे रियलाइज होता कि ये खुद फ्रैंकी अपने आप ही कर रहा था तो फिर से उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है। हम देखते हैं डॉसन को जो कि चॉपर के ऊपर हमला कर रहा था लेकिन उससे पहले ही चॉपर उसके ऊपर एक हमला कर देता है। योजो जो कि जोरो का ओपोनेंट बना हुआ था वो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करने आता है और योजो का स्वागत जोरो ये कह के करता है जोरो के लिए उसके साथ लड़ना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। हम देखते पूरे फिशमैन में ये सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते रॉबिन को वो कुछ स्लेव्स को आजाद कर देती है और उसे ऐसा करने के लिए जिम्बे ने कहा था। खैर हम देखते उसे अजीब से डक को जो कि रॉबिन के ऊपर जाल फेंक देता है। उसे लग रहा था कि उसने रॉबिन को पकड़ लिया है लेकिन रॉबिन उसके पीछे से आती है और उसके ऊपर डबल क्लच नाम के मूव को इस्तेमाल कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते ब्रूक को जो कि जियो को आराम से संभाल रहा था। जियो गुस्से में आके उसके ऊपर चेन से हमला करता है जिसकी वजह से ब्रूक का सर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। जियो बहुत ही खुश हो रहा था कि उसने एक स्ट्रॉ हैट को मार दिया लेकिन जब ब्रूक अपने सर को वापस लगा लेता है तब जियो का शक्ल देखने लायक था। ब्रूक उसके ऊपर सोल सॉलिड नाम के मूव को इस्तेमाल करता है जिससे जियो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। उसो ये सब देख के सोच रहा था कि उसे भी अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। डारुमा जो कि इतना आसान टारगेट नहीं था लेकिन वो कुछ ट्रैप्स को लगा के डारुमा को वार्निंग दे रहा था। खैर डारुमा ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में था। इसके आगे क्या हुआ उससे पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते पूरे फिशमैन आइलैंड पे ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि नोआ अब फिशमैन आइलैंड के ऊपर गिर रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग इस फिशमैन आइलैंड को छोड़ के जाने लगते हैं लेकिन सबको ये बात पता था कि अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो फिर वो बस अब लूफी ही है। ये सारा ब्रॉडकास्ट एयर टैंक डिपार्टमेंट से हो रहा था। हाँ सेम वही जगह जहाँ से नोआ को एयर बबल के अंदर डाला गया था। फुकाबोशी एक ट्रांसपोर्टर स्नेल की मदद से लोगों तक अपनी बात पहुँचाता है और लोगों को इस बारे में बताता है कि हॉडी जॉन्स आखिर अंदर से कितना खोखला है। हम देखते हैं नोआ को वो फिशमैन आइलैंड के बहुत ही पास आ चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को हमें उसका पास दिखाया जाता है। जब वो छोटा था फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में लोग सिर्फ ये बातें करते रहते थे कि आखिर इंसान कितने गलत हैं और जब से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ है हर दिन कोई ना कोई पायरेट यहाँ पे आता रहता है, उनके बच्चों को किडनैप करता है और यहाँ तक कि उनको बेचता भी है। आलो जिसने थोड़ी देर पहले ही एक पायरेट के शिप को डुबाया है। आलो जिसके मन में खुद ही इंसानों के लिए इतनी ज्यादा नफरत थी। जो नफरत आलम के अंदर इंसानों के लिए थी कहीं ना कहीं वो नफरत हॉडी जॉन्स के अंदर दिखाई देती है। कुछ साल बाद हॉडी जॉन्स और बाकी न्यू फिशमैन पायरेट्स को उन्हें ये बात पता लग जाती कि फिशर टाइगर इंसानों की वजह से ही मरा था। हमें कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यू फिशमैन पायरेट्स उन घरों के अंदर जा रहे थे जहाँ के लोगों ने इंसानों को अपना खून दिया था और यहाँ तक कि वो लोग उनके घरों को जला देते हैं। उस समय जब उन फिशमैन्स को पता लगा था कि क्वीन ओतोहिमे को एक इंसान ने मारा है तब उनके अंदर इंसानों के लिए और भी ज्यादा नफरत भर चुकी थी और यहाँ तक कि जब किंग क्वीन का बदला लेने से मना कर दिया था तब फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग अपने आप को उस किंग का फिशमैन आइलैंड का हिस्सा मानना छोड़ देते हैं और वो लोग उस किंग को फॉलो नहीं करना चाहते जो कि इंसानों के खिलाफ बोल भी नहीं सकता। हॉडी जॉन्स के बॉडी पे एक टैटू बना हुआ था और इस सिंबल को देख के साफ पता लग रहा था कि वो लोग इंसानों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं।
बैक इन प्रेजेंट फुकाबोशी को इस बात से बुरा लग रहा था कि उन लोगों ने फिशमैन डिस्ट्रिक्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। फुकाबोशी सोच रहा था कि काश वो लोग उन सभी फिशमैन से बात करके उनके इमोशंस को समझ के ये दिन अवॉइड कर सकता था। लूफी अपने स्नेल से फुकाबोशी से बात कर रहा था। लूफी उसे विश्वास दिलाता है कि जब वो इस आइलैंड पे पहली बार आया था और जब वो जिम्बे से मिला था, तभी उसने ये चीज डिसाइड कर लिया था कि वो फिशमैन आइलैंड पे किसी को भी चोट नहीं आने देगा। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत सारे फिशमैन ऐसे थे जो कि आइलैंड के ऊपर रुक के लूफी एंड बाकी सब पे विश्वास करना चाहते थे। देखते लूफी को वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अब उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अभी हॉडी जॉन्स था। वो गियर 2 में आने के बाद अपने हाथ में आर्मेंट हाकी को यूज करता है और एक न्यू मूव जिसका नाम था रेड हॉक, उसका इस्तेमाल सीधे हॉडी जॉन्स के ऊपर कर देता है, जिसका असर उसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा था और यहाँ तक कि वो बेहोश हो चुका था। लूफी जल्दी से शिराओशी के पास जाता है और उसकी हेल्प से जितनी जल्दी हो सके वो नोआ की तरफ जाता है। हॉडी जॉन्स जो कि अभी उसी शिप पे था और वो अब अपने होश में आ रहा था। लूफी उसके ऊपर अपने गियर 3 से हमला कर देता है और हॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो नोआ के ऊपर एलिफेंट गन से लगातार हमला कर रहा था। लूफी का प्लान था कि इससे पहले नोआ फिशमैन आइलैंड को हिट करे वो उसे ऊपर ही खत्म कर देगा। हॉडी जॉन्स के हारने के बाद उसके बहुत सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट वाले बंदों का हिम्मत खत्म हो चुका था और जो नफरत जियो और बाकी सारे न्यू फिशमैन पायरेट के अंदर थी, उसकी वजह से एक बार बच्चे भी सोच रहे थे कि क्या इंसान इतने ज्यादा बुरे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं मैडम शार्ली को, वो उन सभी को ये सजेस्ट करती है कि जो कुछ भी अभी उनके सामने होने वाला है उसको वो लोग अपनी आंखों से देखें। जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं वो सभी एक इंसान है। हम देखते ब्रूक को जो कि जियो के सामने आ जाता है और इसी तरह हमें बाकी सबका भी सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी अपने ओपोनेंट्स के सामने आ चुके थे। चॉपर जो कि मॉन्स्टर पॉइंट में आ चुका था, उस सब को उसे देख के थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं चॉपर अपने आप को फिर से कंट्रोल ना कर पाए। खैर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद चॉपर अपने इस फॉर्म को भी कंट्रोल कर पा रहा था। बस ये बात है कि वो अब इतना बैडेस नहीं दिख रहा। खैर हम देखते हैं न्यू फिशमैन पायरेट्स को जो कि स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर अपनी पूरी जान से हमला करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग कुछ खास उखाड़ नहीं पाते। जोरो तो ह्योजो के सामने से निकल रहा था। ह्योजो को समझ नहीं आता कि जोरो आखिर इस लड़ाई को छोड़ के कहाँ पे जा रहा है, लेकिन अगले सेकंड हमें पता लगता है कि जोरो ने उसके ऊपर पहले ही हमला कर चुका था और वो बड़े आराम से वहाँ से निकल जाता है। और सेम चीज हम देखते हैं ब्रूक को जो कि जियो के आगे निकल के अपने स्वॉर्ड को उसके कवर के अंदर डालता है और जैसे ही वो उसे बंद करता है हमें दिखता है कि जियो उसके ऊपर ब्लिजर्ड स्लाइस नाम का अटैक हो चुका था। उसो एक इम्पैक्ट वुल्फ नाम के अटैक को यूज करके डारुमा के फील्डिंग सेट कर देता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चॉपर का मुकाबला डॉसन बिल्कुल भी नहीं कर सकता और एक हमले के साथ ही चॉपर उसको हवा में उड़ा देता है। हम दिखते फ्रैंकी को जो कि फ्रैंकी रेडिकल बीम का इस्तेमाल इकारोस के ऊपर कर देता है, जिससे इकारोस पूरा जल जाता है। हम दिखते जिम्बे को जो कि फिशमैन कराटे वेगाबॉर्न ड्रिल नाम के मूव को वदात्सुमी के ऊपर यूज कर देता है और जिम्बे का फिशमैन कराटे एकदम गॉड लेवल पे है। वदात्सुमी उस हमले के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाता और क्योंकि वदात्सुमी ने थोड़ी देर पहले नामी को थोड़ा परेशान करा था और उसी का बदला लेते हुए सांजी उसके ऊपर हेल पैराडाइज नाम के मूव को इस्तेमाल कर देता है और इन सब के बाद कोई भी न्यू फिशमैन पायरेट अपने होश में नहीं बचता। वदात्सुमी बेहोश होकर अपने बंदों के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ स्ट्रॉ हैट्स ने बड़े आराम से इन सभी को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन अभी फिलहाल वो न्यू फिशमैन पायरेट्स उनके लिए कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी भी नोआ फिशमैन आइलैंड की तरफ आ रहा था। लोग फिर से नोआ को देखने के बाद अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। लूफी जो कि अभी भी अपनी पूरी जान से उस शिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हम देखते बहुत सारे फिशमैन्स को जो कि लूफी को चीयर अप कर रहे थे। हम देखते किंग नेपच्यून को जो कि नोआ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा था। किंग नेपच्यून जॉय बॉय से माफी मांगता है कि वो शिप को बचाने का वादा पूरा नहीं कर पाया। देखते लूफी को जो कि अपनी पूरी जान से उस शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते शिराहोशी को जो कि लूफी के सामने आ जाती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। लूफी उसे कहता कि अगर वो इस शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो फिर फिशमैन आइलैंड नहीं बच सकता। खैर शिराहोशी कहती कि नोआ अब गिरने नहीं वाला, नोआ ऑलरेडी रुक चुका है। हम देखते बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स को जो कि शिप
के एंकर को पकड़ के उसे एक जगह पे रोक चुके थे। लूफी को, शिराओशी को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिर सी मॉन्स्टर्स उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि नोआ अब फिशमैन आइलैंड के ऊपर नहीं गिरने वाला। लूफी इस चीज को देख के फाइनली अपने आप को रेस्ट दे पाता है। लूफी को बहुत सारी चोटें लगी हुई थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सी मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे थे। वो लूफी को देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर वो लोग कुछ समय बाद यहाँ पे आते तब भी लूफी इस आइलैंड को बचा चुका होता, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में नोआ बहुत ही बुरी हालत में आ चुका होता। हमें पता लगता है कि वो लोग यहाँ पे शिराओशी की वजह से आए हैं। शिराओशी लूफी को चीयर अप कर रही थी जिसकी वजह से उसके मन की बात उन सी मॉन्स्टर्स तक पहुँच पाई। हम देखते फिशमैन आइलैंड पे ये पूरा सिचुएशन ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसके बाद सभी लोग इस बात को जान के खुश थे कि फिशमैन आइलैंड फाइनली अब बच चुका है। और सारे फिशमैन इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। किंग नेपच्यून एक बात कहता है, वो ताकत जो कि इस पूरे दुनिया को तबाह कर सकती है वो फाइनली अवेक हो चुकी है। वो ऐसा शिराओशी के लिए कह रहा था, लेकिन ऐसा क्यों ये हमें थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। हम देखते सी मॉन्स्टर्स नोआ को लेके वहाँ से अब जाना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन जाते वक्त एक सी मॉन्स्टर एक बात कहता है। उसे शक है कि शायद लूफी उनकी बातों को सुन पा रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं था कि एक इंसान उन सी मॉन्स्टर्स की बातों को सुन पा रहा था। लूफी से पहले वो इंसान गोल्डी रॉजर था जिसने उनकी आवाजों को पहले सुना है। हम देखते सी मॉन्स्टर्स को वो लोग नोआ को फॉरेस्ट ऑफ द सी में लाके रख देते हैं। हम देखते किंग नेपच्यून को जो कि अब रिकू पैलेस की तरफ जा रहा था, और जाते वक्त उसे मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट का मैसेज आता है। वो बताते कि जो मरमेड्स कुछ समय पहले गायब हुई थी वो सब रिकू पैलेस के अंदर पाई गई हैं। बस रिकू पैलेस के अंदर जो भी खजाना था वो सब गायब हो चुका है। खैर किंग नेपच्यून को अभी किसी भी खजाने से मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्हें अपना पूरा फ्यूचर खत्म होते हुए दिख रहा था। नेपच्यून कहते कि ये बात वो लोग पूरे फिशमैन आइलैंड पे बता दें कि वो मरमेड्स अभी सेफ हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए कि लूफी इन सब किडनैपर्स नहीं थे। हम दिखते फुकाबोशी को जो कि हॉडी जॉन और कैप्टन वेंडेड डेकिन को एक चेन से बांध के सभी के सामने ला देता है। हम देखते हैं शिराओशी को जो कि रोते हुए स्ट्रॉ हैट्स के पास जा रही थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि लूफी की ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। चॉपर भले ही लूफी की ब्लीडिंग को रोक सकता है, लेकिन अभी तक लूफी ने बहुत सारा खून खो दिया है। वो सबसे पूछते कि आखिर यहाँ पे किसी के पास टाइप एफ का ब्लड ग्रुप है क्या। चॉपर वहाँ खड़े सभी से मदद मांग रहा था। बहुत सारे फिशमैन जिनका ब्लड ग्रुप सेम था वो लोग अभी भी एक इंसान को अपना खून देने से झिझक रहे थे, क्योंकि फिशमैन आइलैंड पे एक नियम था कि वो लोग इंसानों को अपना खून नहीं दे सकते। लेकिन इन सब की फिक्र करे बिना ही जिम्बे अपने आप को सामने लाता है। वो लूफी की मदद करना चाहता है, और वैसे भी पायरेट्स किसी भी नियम को नहीं मानते। किंग नेपच्यून इन सब चीजों को देख रहा था। खैर उसकी नजर में भी पुराने नियम और कानून बहुत ही घिनौने हैं, और वो उन सभी को बदलने वाला है। चॉपर उस ब्लड ट्रांसफर को स्टार्ट कर देता है, और ये चीज वहाँ खड़े सभी फिशमैन्स के लिए एक उम्मीद की किरण होने वाली है कि वो लोग इंसानों के साथ सरफेस पे रह सकते हैं, और फाइनली उस सदियों से पड़े नफरत को उससे वो लोग फाइनली निकल पाएंगे। लूफी कुछ समय बाद अपने होश में आ जाता है, और होश में आने के बाद वो सबसे पहले वो जिम्बे से कहता है कि वो उसके क्रू को ज्वाइन कर ले। हम देखते वो सारे पायरेट्स जिनको हॉडी ने अपना स्लेव बनाया था उन सभी को किंग नेपच्यून आजाद कर देता है। और जब बारी आती है उन सभी फिशमैन्स की जो कि फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, किंग नेपच्यून उनसे कहता है कि वो अब फिशमैन आइलैंड पे यहाँ ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ हॉडी की बात से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे। किंग नेपच्यून उनको जॉब देने की भी बात करता है। अनलाइक धर्मेंद्र प्रधान, किंग नेपच्यून फिशमैन डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से बंद करने का ऑर्डर दे देता है, ताकि अब सारे फिशमैन इसी फिशमैन आइलैंड के ऊपर रह पाए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेगलो को जो कि अब पूरे स्ट्रॉ हैट की शिप को लेके रिकू पैलेस की तरफ जा रहा था। जोरो को ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक तो उन्हें लोगों के साथ लड़ना पड़ा और अब उन्हें एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। शिराओशी उससे पूछती कि आखिर हीरो बनने में बुरा क्या है। जोरो कहते कि मान लो बहुत सारा वाइन है, एक हीरो को वो वाइन सभी को बांटना पड़ेगा, और जोरो अपने वाइन
को किसी को भी बांटना नहीं चाहता। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा। खैर हम देखते हैं जिम्बे को जो कि लूफी के साथ सफर पे जाने के लिए मना कर रहा था और लूफी उसे बार बार फोर्स कर रहा था। यहाँ तक कि उसोप और चॉपर भी जिम्बे से कह रहे थे कि वो उनके साथ सफर पे चले। खैर जिम्बे का कहना था कि वो अब भी उनके साथ सफर पे नहीं जा सकता। वो सबसे कहता कि उसे यहाँ पे एक ड्यूटी करना है और जब वो अपना काम पूरा कर लेगा तब वो लूफी से प्रॉमिस करता है कि वो लूफी के पास वापस आएगा और अगर लूफी तब भी चाहता हो कि जिम्बे उनके साथ सफर करे तब वो जरूर स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेगा। हम देखते एक सैनिक को जो कि स्ट्रॉ हैट्स की तरफ आता है। उसके हाथ में एक ट्रांसपोर्टर स्नेल था और उसी के थ्रू किंग नेपच्यून एक बहुत बड़े दावत पे उन्हें बुलाना चाहता है और दावत का नाम सुन के लूफी बिल्कुल मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरेकेन को जो कि वदात्सुमी को लेके फिशमैन आइलैंड से चला जाता है। हम देखते हैं लूफी इन सब फाइनली रिको पैलेस के अंदर आ जाते हैं और उनके आने के बाद फाइनली वो पार्टी अब स्टार्ट होता है। वहाँ पे बहुत सारे मरमेड्स थी, बहुत सारा खाना था और सबसे मेन बात बहुत सारी खुशियाँ थी। सब लोग दिल खोल के उस पूरे फीस्ट को एंजॉय करते हैं और सांजी भी लगभग बार बार पत्थर बन ही रहा था। हम देखते हैं किंग नेपच्यून को जिसके सामने रॉबिन एक बात को डिस्कस करने आई थी। किंग नेपच्यून को लग रहा था कि थोड़ा कुछ हो सकता है तो फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। खैर रॉबिन सीधे अपने बात पे आती है। वो किंग से पूछती है कि आखिर जॉय बॉय कौन है और आखिर वो किससे माफी मांग रहा है। किंग हैरान था कि रॉबिन पॉनिग्लिफ को पढ़ सकती है। रॉबिन उसे बताती कि वो ओहारा से है। वो किंग नेपच्यून से ये भी कहती है कि अगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर किंग नेपच्यून उसे बताने के लिए तैयार था। किंग नेपच्यून उसे बताता है कि जॉय बॉय एक इंसान था जो कि उस वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि 800 साल पहले जॉय बॉय ने वो मैसेज उस मरमेड प्रिंसेस के लिए लिखा था जो कि 800 साल पहले एग्जिस्ट करती थी और वो माफी जॉय बॉय ने इसलिए मांगी थी क्योंकि उसने फिशमैन आइलैंड के साथ एक वादे को तोड़ा था। आखिर वो वादा क्या था इसके बारे में किंग नेपच्यून को भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि जॉय बॉय के जाने के बाद एक इंसान जरूर इस दुनिया में आएगा जो कि जॉय बॉय के उन वादों को पूरा करेगा और इसी वादे को पूरा करने के लिए किंग नेपच्यून और उसका पूरा परिवार नोआ को सदियों से बचाते आया है। रॉबिन किंग से पूछती है कि क्या जॉय बॉय सी मॉन्स्टर्स के साथ बात कर सकता था। किंग इस बात से मना कर देता है। जो उन सी मॉन्स्टर से बात कर सकती थी वो थी उस समय की मरमेड प्रिंसेस और हाँ सेम पावर्स अब शिराओशी भी यूज कर सकती है। रॉबिन किंग से कहती है कि उसने स्काइपिया पे एक एंशिएंट वेपन के बारे में पढ़ा था जिसकी लोकेशन यहाँ फिशमैन आइलैंड पे थी। रॉबिन किंग से पूछती है कि क्या जो मरमेड प्रिंसेस उस समय में जिंदा थी उनका कोई दूसरा नाम भी है, वो नाम जो कि शिराहोशी के साथ अब अपने आप ही जोड़ा जाएगा। किंग नेपच्यून बहुत ही सोच रहा था लेकिन रॉबिन सामने से कह देती है कि क्या उनका नाम पोसाइडन था। पोसाइडन जो कि एक एंशिएंट वेपन था। उन दो और एंशिएंट वेपन के साथ जिनका नाम था यूरेनस और प्लूटोन, ये तीनों ही इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लायक हैं और अब शिराहोशी उन तीनों में से एक है। नेपच्यून को इस बारे में पता है कि अगर ये बात फिशमैन आइलैंड से बाहर जाती है तो फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे पायरेट्स भी प्रिंसेस शिराहोशी को अपना टारगेट बना लेंगे। हम देखते उसी पायरेट को जो कि इस इंफॉर्मेशन को सुन चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पार्टी के अंदर जिम्बे लूफी को एक बात बताता है जिसको सुन के लूफी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। जिम्बे सही था, रेली ने लूफी को इस बारे में नहीं बताया। 2 साल पहले मरीन फोर्ट की लड़ाई के बाद सेंगोकू अपने आप को फ्लीट एडमिरल के पोस्ट से रिटायर कर चुका था। फ्लीट एडमिरल के पोस्ट के लिए 2 लोग बहुत ही सामने आ रहे थे, एक था आओकिजी और दूसरा था अकाइनु और उस फ्लीट एडमिरल के सीट के लिए उन दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। वो लड़ाई एक आइलैंड पे 10 दिनों तक चली थी लेकिन कैसे भी एंड में अकाइनु आओकिजी से जीत चुका था। इस लड़ाई में दोनों को ही काफी चोटें लगी थी लेकिन अकाइनु के जीतने के बाद आओकिजी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वो अकाइनु के लिए काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से वो एडमिरल के पोस्ट से इस्तीफा दे देता है। जिम्बे सभी को एक वार्निंग भी देता है कि जो 2 लोग न्यू एडमिरल बने हैं उन लोगों का पावर लेवल काफी ऊपर है। ब्लैक बियर्ड जो कि व्हाइट बियर्ड के जाने के बाद इस पूरे समुद्र में काफी जगह पे अपना राज कायम कर चुका है, यहाँ तक कि वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसका नाम बिग मॉम, शांक्स इन
जैसे पायरेट्स के साथ लिया जाता है, यानी कि वो 4 एम्परर में से एक बन चुका है। लूफी जो कि अभी भी खाने पे फोकस कर रहा था और जिम्बे की बातों को इग्नोर कर देता है। खैर जिम्बे की बातों को बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स सुन रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते उसी पायरेट को जो कि फिलहाल शिराओशी को अपना टारगेट बना रहा था। खैर जब वो उसे लेके बाहर निकलता है तब उसके पीछे लूफी एंड बाकी सब खड़े थे, जिसके बाद ऑफ कोर्स उस पायरेट को वो लोग फिशमैन आइलैंड से बाहर निकाल देते हैं। शिराओशी जो कि बहुत ही डर चुकी थी, हमें दिखा जाता है कि एक सैनिक किंग नेपच्यून के पास आता है और कहते कि हॉडी जॉन्स के साथ और उसके बाकी साथियों के साथ कुछ बड़ा ही अजीब हो रहा है। हम देखते हॉडी जॉन्स और बाकी सब बहुत ही ज्यादा बुढ़े लग रहे थे। ये सब उसी एनर्जी स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट था। खैर हॉडी जॉन्स और उसके साथी को इस हालत में देखने के बाद किंग और बाकी सब वहाँ से आराम से चले जाते हैं। देखते मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट के पास एक सैनिक उसे बताने आता है कि बिग मॉम के लोग इस मंथ के स्वीट्स को लेने आ चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि वो सारे स्वीट फैक्ट्री इस पूरी लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और फिलहाल बिग मॉम को देने के लिए उनके पास कोई भी स्वीट नहीं बचा। खैर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जोरो को जो कि कैरिबो को ढूंढ रहा था, क्योंकि कैरिबो वही था जिसने कि शायद महल से सारा खजाना चुराया था। उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे इतना खजाना था कि जोरो, सांजी और लूफी को भी उन सभी को उठाने में मेहनत करनी पड़ रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट को। उसके पास बिग मॉम के बंदे आए हुए थे। मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर इस पूरे आइलैंड पे क्या हो रहा था, लेकिन सामने वाले बंदे कहते हैं कि ये सब उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बंदा जिसका नाम है बेकॉम, वो मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट को याद दिलाता है कि आखिर अगर वो लोग बिग मॉम की बात नहीं मानते तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। हम देखते लूफी को मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट दिखाई देता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। लूफी उस मिनिस्टर को थैंक यू बोल रहा था कि उन लोगों ने उसके लिए कितना सारा मीट और स्वीट्स का इंतजाम करा था। खैर सभी लोग लूफी को स्वीट वाली बात बोलने से अभी मना कर रहे थे। बैकहोम जो कि इस बात को सुन चुका था, वो मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट से एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहा था। हमें एक दूसरा बंदा दिखाई देता है जिसका नाम था बैरन टामागो और ये भी बिग मॉम के साथ काम करता है। वो बैकहोम से कहता है कि उन्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, तभी वो लोग जो टी पार्टी कुछ दिन बाद होने वाली है उधर टाइम से पहुँच पाएंगे। लूफी को समझ नहीं आ रहा था क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वार्नो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये फिशमैन आइलैंड को चार्लेट लिलिन यानी कि बिग मॉम प्रोटेक्ट करती है, बस इसके बदले उन्हें हर महीने 10 टन चॉकलेट्स को बिग मॉम को देना होता है। हमें होल केक आइलैंड नाम की जगह का सीन दिखाया जाता है। वो जगह बिग मॉम का बेस था। बिग मॉम उन सभी स्वीट्स के बारे में सोच के बहुत ही खुश हो रही थी जो कि उसके पास फिशमैन आइलैंड के पास से आने वाली थी। वो बस अपने भूख को कैसे भी कंट्रोल कर रही थी। बिग मॉम को वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते, और सेम अगर फिशमैन आइलैंड से उसके पास सही अमाउंट में चॉकलेट नहीं आती तो फिर वो अपनी आर्मी को भेज के पूरे फिशमैन आइलैंड को तबाह कर सकती है। हमें पता लगता है कि बैकहोम ने ये सारा सिचुएशन ऑलरेडी बिग मॉम को बता दिया था। लूफी और बैरन जब आपस में बात कर रहे थे तभी बिग मॉम का कॉल आता है। हम देखते हैं लूफी उसको डायरेक्टली उठा लेता है। लूफी की आवाज सुन के बिग मॉम को इतना पता लग जाता है कि वो बैकहोम और बैरन में से कोई भी नहीं है। लूफी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम लूफी है और वो किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है। बिग मॉम को लूफी के बारे में पता था, वो गार्प का ग्रैंडसन और वो इंसान जिसने 2 साल पहले मरीन फोर्ट की लड़ाई को स्टार्ट करा था। हम देखते हैं लूफी को वो डायरेक्टली बिग मॉम से कह देता है कि फिशमैन आइलैंड पे अब कुछ भी स्वीट नहीं बचा, उसने सारा स्वीट खुद ही खा लिया था। फिशमैन, बैकहोम और बैरन इस चीज को देख के हैरान थे कि लूफी एक एम्परर के साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है। लूफी बिग मॉम को उन स्वीट्स के बदले उसके पास जो कुछ भी खजाना था उसको ऑफर करने की बात करता है, लेकिन बिग मॉम को सिर्फ और सिर्फ स्वीट्स चाहिए थे। बिग मॉम लूफी की हिम्मत को देख के उससे बहुत ही इम्प्रेस थी और यहाँ तक कि जो अब तक उसका टारगेट फिशमैन आइलैंड बना हुआ था वो अब शिफ्ट होके लूफी पे आ चुका है। बिग मॉम लूफी से कहती कि वो उसके नाम को याद रखेगी और बिग मॉम उसे न्यू वर्ल्ड में इनवाइट करती है। लूफी फिशमैन आइलैंड को बिग मॉम के हाथों में नहीं सौंपना चाहता। बिग मॉम जो कि बहुत ही मतलबी है और इसी पॉइंट पे लूफी फिशमैन आइलैंड को अपनी एक टेरिटरी बना लेता है। बिग मॉम इस बात को सुन के हैरान थी। खैर सीन शिफ्ट होता है रियोगो पैलेस पे और वहीं पे हमें पता लगता है कि
जिम्बे भी अभी बिग मॉम के लिए काम करता है। खैर जिम्बे ने ऐसा इसलिए किया था ताकि फिशमैन आइलैंड को बिग मॉम का सपोर्ट मिल सके। खैर जिम्बे ये बात भी कहता है कि शायद वो बिग मॉम को जल्दी ही छोड़ने वाला है, लेकिन जिम्बे को ये बात भी पता है कि शायद इसका इम्पैक्ट बाद में फिशमैन आइलैंड पे दिख सकता है। खैर किंग को अभी उतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि अब फिशमैन आइलैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग मॉम की जगह वो लोग स्ट्रॉ हैट्स को दे दे। जिम्बे इस बात पे थोड़ा सा स्माइल करता है। खैर हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ द राइट को वो किंग के पास भागते हुए आता है और उनको बताता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्हें लूफी एंड सब से उस टमाटे बॉक्स नाम के ट्रेजर को वापस लेना पड़ेगा। किंग जो चीज एक बार गिफ्ट कर चुका होता है वो उसको वापस लेना नहीं चाहता, लेकिन मिनिस्टर ऑफ द राइट इसके पीछे का रीजन बताता है। 10 साल पहले जब उन्हें उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिला था तब उन लोगों ने उसके अंदर एक बम को सेट कर दिया था ताकि इन फ्यूचर अगर कोई चोरी करने आता है तो फिर उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। किंग नेपच्यून इस बात को समझता है और मिनिस्टर ऑफ द राइट को परमिशन दे देता है कि वो लूफी एंड सब से इस बारे में बात कर सकते हैं। किंग को बस इस चीज का डर लग रहा था कि काश उन लोगों ने उस ट्रेजर बॉक्स को अभी खोल ना दिया हो। खैर वो लोग थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं क्योंकि लूफी एंड सब दोबारा र्यूगो पैलेस में आ चुके हैं। खैर लूफी जब उन्हें बताता है कि वो सारा ट्रेजर बिग मॉम के साथियों को दे चुका है, पता लगता है कि लूफी ने बिग मॉम के साथ दुश्मनी मोल ली है। तब जिम्बे थोड़ा सा हैरान होता है जो कि इस बात से बहुत ही खुश थी कि लूफी एंड सब ने सारा खजाना बिग मॉम को दे दिया है। वो उन तीनों को बहुत ही प्यारा गिफ्ट देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैरिबो को जो कि उन बिग मॉम के साथियों को इतने आसानी से उस खजाने को ले जाने नहीं दे सकता और इसीलिए वो उस खजाने को छीनने का डिसाइड करता है। वो पेकॉम के ऊपर गैटलिंग गन नाम के मूव से हमला कर देता है और उसी पॉइंट में हमें पता लगता है कि पेकॉम शायद एक टर्टल है। खैर जो हमला कैरिबो ने पेकॉम और बैरन के ऊपर किया था उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। पेकॉम आराम से उसे ठिकाने लगा देता है जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैडम शार्ले को जिन्होंने अपने फ्यूचर दिखाने वाले बॉल को तोड़ दिया था। मैडम शार्ले अभी लूफी एंड सबके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना चाहती है। खैर कैमी थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि मैडम शार्ले की कही गई बात शायद आज सच नहीं हुई हो, लेकिन 1 साल बाद या फिर उसके बाद भी वो सच हो सकता है। लेकिन कैमी भी लूफी एंड सबके ऊपर विश्वास करना चाहती है। खैर वो समय आ चुका था जब लूफी एंड सब फिशमैन आइलैंड को छोड़ के जाने वाले थे। खैर शिराओशी उनके जाने पे थोड़ा सा रो रही थी। वो चाहती कि लूफी एंड सब कम से कम 1 और साल यहाँ पे रहें। खैर ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसोप और चॉपर इस बात को लेके डरे हुए थे कि वो लोग एक एम्परर से दुश्मनी मोल चुके हैं। हालत को देख के किंग के पास हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें ये भी बता सके कि उन लोगों ने खजाने के साथ एक बॉम्ब को बिग मॉम के पास भेज दिया है। हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट को जिन्होंने एक न्यू लॉक पोस्ट नामी को दे दिया है। उसमें 3 नीडल्स बने हुए हैं जो कि न्यू वर्ल्ड में हो रहे करंट, वेदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम पुराने लॉक पोस्ट में आ सकती थी वो इस न्यू लॉक पोस्ट में नहीं आने वाली। न्यू वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी आइलैंड्स हैं जो कि अपने आप मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर सकते हैं और अगर वो लोग पुराने लॉक पोस्ट के साथ सफर करते हैं तो फिर वो लोग अपने बीच सफर में गुम हो जाएंगे। वो तीनों नीडल्स एक अलग आइलैंड को प्लॉट कर रहे होंगे और ये बस उनके लक के ऊपर है कि आखिर जिस आइलैंड के ऊपर वो लोग जाते हैं वो कितना सेफ है। मिनिस्टर ऑफ द लेफ्ट उनको एक टिप भी देता है कि जो भी आइलैंड बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा हो वो उतना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबको बताता है कि उनके शिप अगले सफर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सब लोग सनिको के ऊपर आ जाते हैं। फुकाबोशी जाने से पहले लूफी को एंड बाकी सबको थैंक यू बोलता है और इसी के साथ फाइनली लूफी एंड सब अपने नए सफर की तरफ निकल जाते हैं। लूफी को एक प्रॉमिस करती है कि जब वो अगली बार लूफी से मिलेगी वो ऐसी रोतुड़ी नहीं रहेगी। अगली बार वो लूफी के साथ एक और एडवेंचर पे जाना चाहती है। हम देखते हैं लूफी एंड बाकी सब भी उसके साथ ये प्रॉमिस कर देते हैं और इसी के साथ वो लोग न्यू वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोग अपने नए सफर के लिए पूरी तरीके से तैयार थे।